क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करें। थोड़ी तबीयत डाउन है आज। वैसे कल रात से ही फीवर चालू हो गया था यार, मेरे को पता नहीं कहाँ से। फिर कल रात को था अराउंड 99.16 और आज सुबह तो 100.4 था। फिर अभी थोड़ा ठीक है, पर अभी भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप हम जो सोच रहे हैं वो ना निकले। क्या बात करते हैं ना, बराबर ना? हाँ, सब चालू है, गर्म पानी चालू है, स्टीम चालू है। हाँ, बढ़िया। आधा बीमार तो मैं लेक्चर की स्ट्रेंथ देके हो जाता हूँ। ऐसे धड़ाधड़ बच्चे लोग ने ज्वाइन किया, 257 ग्रुप फुल हो गया है। आधा में मेरा रिकवरी आधा तो यही देख के नहीं होता है। 257 आते खाली 40। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज अगर मैंने ज्यादा चिल्लाया नहीं, गला फाड़ के, तो बुरा मत मान लेना। ठीक है, चलो। इन द प्रीवियस लेक्चर के बाद आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम। इसके पहले फेज वगैरह थोड़ा बहुत टॉपिक्स है, वो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि यार फेज वगैरह के बारे में ना अपन ने दिल खोल के इसी चैप्टर में बात किया। सो अगर हम कल का लेक्चर याद करेंगे तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो फाइव है वो फेज है, और दो लोगों के बीच में फेज या दो वेव्स के बीच में फेज कैसे निकलता है या फेज डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने एसी में धमाकेदार बात की है। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर, तो उसमें अपन ने फेज वेज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात की है। तो अगर आपको थोड़ी भी जानकारियां चाहिए या भूल गए हैं तो कृपया जाके यूट्यूब पे जाओ, पूरा का पूरा एक बार फेज का देख लो। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया होगा, आपका वहां से काम हो जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम हैविंग सेम पीरियड, that is the time period, and along the same path। हो सकता है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स आपके पास हैं जो एसएचएम कर रहे हैं सेम पाथ पे, along the same path, और उनका टाइम पीरियड भी सेम है। अगर ऐसा होता है तो हम उन दोनों एसएचएम्स का कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन करने का मतलब है कि हम उन दोनों एसएचएम्स को वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप पहले वाले बंदे के एसएचएम की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो वो होगा x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। अगर आप दूसरे बंदे की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे सो इट विल बी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अब आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस में आपको ये नजर आएगा कि ओमेगा टी के साथ वन या टू नहीं लिखा हुआ। द रीजन इज दैट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड सेम है। तो आप जानते ही हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा और छोटा टी भी आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। वी विल बी फाइंडिंग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। वैसे आपके सामने जो x1 और x2 लिखा हुआ है, दैट x1 एंड x2 आर एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल।
but we are doing composition, that's why we'll be doing the resultant displacement. So the resultant displacement will be x, and that will be adding x1 plus x2. इसको बोलते हैं आप SHM का कॉम्पोजिशन करना। क्या टॉपिक समझ में आ रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पक्का? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? एक बार डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये नहीं तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या पढ़ रहे वही नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए देख लो अच्छे से। अब आपके पास x1 है, आपके पास x2 है, तो लेट्स पुट डेरिवेशन। जरा ध्यान से देखना, एक एक स्टेप के बाद ही आप लोग से पूछूंगा हाँ या ना, क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है और इसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे। x बराबर x1 की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। अब थोड़ी बहुत इसमें बातें हम चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। जो सेकेंड स्टेप होगा, क्या मैं उसमें ऐसे लिख सकता हूं a1 मैं सोच रहा इधर ही फॉर्मूला लगा दे क्या? कैन वी पुट अप अ फॉर्मूला हियर ओनली? क्या किसी को पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला? इधर ही लगा देते हैं, बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना? सो क्लास, आपको यहां पे साइन a प्लस भी दिखाई दे रहा होगा और आपको यहां पे भी साइन a प्लस भी दिखाई दे रहा होगा। बस हमारे पास एक a1 नाम का टर्म एक्स्ट्रा है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे पास एक a1 नाम का टर्म एक्स्ट्रा है तो a1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास a2 नाम का टर्म एक्स्ट्रा है, तो a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन a कॉस b प्लस a1 कॉस a साइन b। बढ़िया, ये पहले वाले टर्म का कार्यक्रम डन। दूसरे वाले टर्म पे आते हैं, a2 साइन a कॉस b प्लस a2 कॉस a साइन b। सो आई होप यहां तक थोड़ा बहुत आपको समझा रहेगा। दिस इज साइन a प्लस बी, ये टर्म उसके लिए, और ये है दूसरा टर्म, ये दूसरा टर्म उसके लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिमिलर टर्म्स को जरा साथ में रख लेते हैं। x इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहां से साइन ओमेगा टी और यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वी कैन टेक आउट साइन ओमेगा टी एज कॉमन। तो अगर आप साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं तो a1 कॉस phi1 यहां बचेगा प्लस a2 कॉस phi2 बचेगा
और बाहर आपके पास साइन ओमेगा टी आएगा विद प्लस साइन। और इस वाले में से और इस वाले में से, यानी कि द सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं। तो a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 और कॉस ओमेगा टी बाहर आ गया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यानी कि अपन अभी कुछ यहां पे अजम्पशंस करेंगे या अपन कुछ चीजों को कुछ मानेंगे। इसको थोड़ा अलग कलर में लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने पेज को कलर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये जो आप टर्म देख रहे हो a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इसको अपन नाम देंगे r cos डेल्टा। और जो दूसरा टर्म आप देख रहे हैं ब्रैकेट में a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, इसको अपन नाम देंगे r sin डेल्टा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें r और डेल्टा क्या है, ठीक है। r और डेल्टा का मतलब मैं आपको समझाता हूं। r होगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप जब दो लोगों को ऐड कर रहे हो तो उन दोनों लोगों को ऐड करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्योंकि इस बंदे का एक एम्पलीट्यूड है, इस बंदे का एक एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड मिलके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिलेगा ना, तो वो आर है। और जो डेल्टा आप देख रहे हैं वो है आपका रिजल्टेंट फेस। क्यों? क्योंकि दोनों के पास अपना अपना फेज है, फाई 1 फाई 2। तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा, उसके पास अपना एक रिजल्टेंट फेज होगा जो दोनों से मिलके बनेगा। सो अगर हम ये चीज यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फाइनली हमारा इक्वेशन किस तरह से दिखाई देगा, x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे r cos डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस, इसकी जगह पे r साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वापस साइन a प्लस बी जैसे फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं r साइन a विल बी ओमेगा टी एंड प्लस, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा। आई होप आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सो दैट इज साइन ए प्लस बी। ये आ गया आपका रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमने जो चीजें अज्यूम की है ना उससे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि आर निकालना है, तो आर लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ आर साइन डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर। अगर आपने थोड़ी बहुत भी बचपन में स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर हमारे पास ये एक चीज था जिसको हमने
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन बनाई थी, ये दूसरा था। तो अगर आप दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो फिर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आप एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ये भी फॉर्मूला आप रिजल्टेंट के लिए याद रख सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला आता कैसे है, टेक्स्ट बुक ने आपके शो नहीं किया है, सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट दैट, बट इफ यू सी आप इसको इजीली डिराइव भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास आर साइन डेल्टा की वैल्यू ऊपर है। ये देखिए, you have the value of r sin delta and you have the value of r cos delta। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप रिजल्टेंट फेज निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फेज दैट इज डेल्टा, तो आप क्या करें, आप r साइन डेल्टा को डिवाइड करें r cos डेल्टा के साथ। सो r साइन डेल्टा क्या था, a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 होल डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। अब यहां से क्या होगा, r और r आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा कैन बी रिटन एज tan डेल्टा, और ये पूरा का पूरा टर्म वापस, क्योंकि आप डेल्टा में इंटरेस्टेड है, सो डेल्टा विल बी tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा टर्म वापस। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। यहां तक ओके? चेक कर लीजिए। पक्का? ठीक है। तो ये था आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम। टॉपिक काफी सिंपल है, बस आपने दोनों एसएचएम्स को डायरेक्टली ऐड कर देना है, और आपको पता रहना चाहिए कि कॉमन लेने के बाद जो चीजें आती हैं उनको क्या अजम्पशन में लेके आना है, क्योंकि यही इक्वेशन 1 और यही इक्वेशन 2 की मदद से आपको आखिरी के दो फॉर्मूले मिलते हैं, क्योंकि इसमें पुट करने के बाद ये आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, और डिवाइड करने के बाद रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला आपको मिलता है। अब जो अगली चीज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। You can mark this topic as important। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टाइम पे वो कॉम्पोजिशन ऑफ SHM आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके आंसर, इसके चांसेस आने के ज्यादा है। इससे जरा अच्छी तरह से बात को समझें। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का मतलब क्या है, कि जब कोई पार्टिकल SHM करता है, सो इट्स वेरी क्लियर कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। सो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, प्लस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये दोनों मिला के आपकी टोटल एनर्जी बनेगी। दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर ऐसा है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह अपन ने कल निकाला था।
कल आपको अगर याद होगा, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, या फिर वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये भी अपन ने कल के डेरिवेशन में देखा था। हम वेलोसिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी? वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप वी वांट टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। So agar you want to find the kinetic energy, so the formula for kinetic energy is half mv का स्क्वायर। सादा फॉर्मूला मैंने यूज किया अपने काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप लिखोगे हाफ, m तो वैसे का वैसा ही लिखेंगे हम लोग, v का स्क्वायर चल रहा है, सो यहां पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट है इसको गायब करना पड़ेगा, तो जस्ट विल बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं हाफ के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आप भूले नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इज के बाय एम। एम ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज के। कल इसके बारे में भी बातचीत हुई है। नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू? पुट दिस इन अ डब्बा। ऐसा भी हो सकता था कि आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूले से निकालते। ये आपने इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाला है। अगर आप सेकंड वाले फॉर्मूले की मदद से निकालते तो इट विल बी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अगेन आपके पास m और ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो k ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की एक और फॉर्मूले की वैल्यू। सो यू कैन सी I've just substituted the value of V in the normal formula of kinetic energy, that is half mv square। ये काइनेटिक एनर्जी का सबसे नॉर्मल वाला फॉर्मूला था, मैंने उसमें सिर्फ V की पहली वाली वैल्यू पुटअप की, सो आई गॉट अ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैंने और एक वैल्यू पुट किया, आई गॉट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट अस गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना सबसे इजी होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है सिर्फ वेलोसिटी अगर आपने पुट कर दी तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। बट अ पोटेंशियल एनर्जी इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज फिट करिए कि जब आप एसएचएम करते हैं तो एसएचएम करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। यानी कि अगर आप झूला झूलने के एग्जाम्पल को याद करेंगे तो किसी इंसान ने आपके झूले को पकड़ा था, वो उस झूले को पीछे की तरफ लेके गया था और फिर उसने उसको रिलीज किया था, अगर आप याद करेंगे तो आपके झूले के ऊपर एसएचएम करने के लिए किसी ने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क डन किया है। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन आपके एसएचएम के ऊपर किया जाता है, यही एक्सटर्नल वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। वैसे आप ये बात जानते ही हैं कि वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही वर्क डन आपके एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। सो आराम से आप वर्क डन निकालिए। तो आप वर्क डन सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालिए। स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस डी एक्स। यहां पे माइनस साइन क्यों आया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं,
क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एफ की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस के एक्स, ये हमने कल स्प्रिंग के टाइम पे देखा था। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया के एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो आप इस चीज को इंटीग्रेट करें, आप इस चीज को भी इंटीग्रेट करें, और आप लिमिट ले लें 0 to x, जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। सो आपका टोटल वर्क डन आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी योर वर्क डन। यही हाफ के एक्स स्क्वायर will be treated as the potential energy of the SHM। अब आपकी मर्जी, अगर आपको इसमें चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करनी तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। स्पेशली अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाफ के जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, आप जानते हैं उसकी वैल्यू होती है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो फॉर्मूले आपके हो गए पोटेंशियल एनर्जी। और ऊपर ऐसे ही दो फॉर्मूले आपके पास हैं काइनेटिक एनर्जी के। एक फॉर्मूला सादा वाला के टर्म्स में, एक फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में। सिमिलरली आपके यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला सादा वाला, एक फॉर्मूला हार्मोनिक फंक्शन के टर्म में। पर एज यू नो दैट आपको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड कर पाओगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके। सो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैं वन ऑफ द फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूं। मैं सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, हाफ एम ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, यानी कि आपकी टोटल एनर्जी आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, टोटल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो के ए स्क्वायर, which can also be written as half v max का स्क्वायर। बस अगर आपको याद आएगा तो ये v max का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे एक m डाल दीजिए। ये तो इसके बदले मैंने v max लिख दिया। ओमेगा ए इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सो m वैसे का वैसे ही रहेगा। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसलिए मैंने v max का होल स्क्वायर लिख दिया। सो कल का लेक्चर अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा टाइम से। हाजिर है आपके टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और भी बहुत कुछ कर सकते थे, अगर आपको लगेगा तो आप ओमेगा की जगह पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एन, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हैं हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से 2 1 जा 2 2 जा, सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स m पाई स्क्वायर
एन स्क्वायर ए स्क्वायर। आप इसको और भी चेंज कर सकते हो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को। आप लिख सकते हो 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। कहां से आया टी स्क्वायर? यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। इफ देर इज n का स्क्वायर यू कैन राइट इट एज 1/t का स्क्वायर। ऑल दीज फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा टोटल एनर्जी के लिए, डिपेंडिंग ऑन गिवन क्या है उसके बेसिस पे हम इनमें से कोई भी निम्नलिखित फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू फाइंड द टोटल एनर्जी। इज इट क्लियर? एनी इश्यूज? पक्का? reply all of you. सिंपल, बढ़िया। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं एनर्जी के अंदर। सपोज करिए इन द फर्स्ट केस, अगर हम लोग एट मीन पोजीशन की बात करेंगे तो एट मीन पोजीशन आपका x बराबर 0 होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा मीन पोजीशन पे, सो कितनी आएगी? x बराबर 0 होता है एंड वेलोसिटी बराबर मैक्सिमम होता है। अगर कल का लेक्चर आप याद करेंगे तो मीन पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगर आपकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, विच विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर जाके चेक कर लीजिए। ये फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, लिख देता हूं मैं आपके लिए वापस नीचे की तरफ, फिर आपको समझेगा ये फॉर्मूला कैसे आया। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि आप मीन पोजीशन पे बात कर रहे हो तो x 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल फॉर्मूला बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है आपके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला। यही है आपका काइनेटिक एनर्जी भी। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आई कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? अभी भी निकाला हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। पर आपको पता चला x बराबर 0 है, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी। कहां पे? एट मीन पोजीशन पे। यानी कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालने जाते हो तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट हमें पता चला पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, यानी कि टोटल एनर्जी बराबर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कहां पे? एट मीन पोजीशन। as simple as that. So what is the total energy? Equal to kinetic energy equal to half m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है आपकी मीन पोजीशन की कहानी।
चेक कर लीजिए, खुद को समझाइए कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है और वो भी मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पे अगर टोटल एनर्जी निकाली जाए तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए? तो क्या ख्याल है आपके एक्सट्रीम पोजीशन के लिए? सेकेंड केस, अगर आप एट एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? प्लस और माइनस ए। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी जरा फटाफट फाइंड कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे प्लस माइनस ए पुट करना पड़ेगा। तो अगर x की जगह पे प्लस माइनस ए पुट करोगे तो a का स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। और मुझे शॉक नहीं होना चाहिए था, मुझे पहले से ही पता था कि काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी खुद जीरो होती है। ये आपने कल पढ़ा था। तो अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, कॉमन सेंस है। पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हो सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। So potential energy will be half k a square। यानी कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालने जाते हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। सो आपको आई होप एक रिलेशन समझ में आ रहा होगा। मीन पे काइनेटिक होती है, पोटेंशियल नहीं होती, पर एक्सट्रीम पे पोटेंशियल है पर काइनेटिक नहीं है। पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ना होने का मतलब क्या है, पता है क्या? यहां पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब समझता है? या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि मीन पे अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एक्सट्रीम पे जाते जाते वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। फिर जब एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, क्योंकि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पूछेगा, तो वो देख लीजिए। दो उल्टे कटोरी टाइप एक ग्राफ है, पक्का याद रखिए। एक ग्राफ ऐसा बनेगा, एक ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आपको पहचानना है इसमें से कौन सा ग्राफ कौन सा है। ये वाई एक्सिस है एनर्जी, और ये एक्स, ये माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स, और ये सेंटर पॉइंट यानी कि आपका मीन पोजीशन, ये पॉइंट यानी कि आपका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पॉइंट यानी कि आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा पहचानो कौन सा ग्राफ कौन सा है। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए? आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो मीन पोजीशन पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? पोटेंशियल की। तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है।
और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भले ही मीन पोजीशन पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ गिर के 0 हो जा रहा है, पर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ के मैक्सिमम हो जा रहा है। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है। सिमिलरली नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी गिर के 0 हो रहा है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के मैक्सिमम हो रहा है। सो इसलिए ये दो उल्टा कटोरी वाला डायग्राम बनता है। पर ये दो उल्टे कटोरी में कौन क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट द पॉइंट? समझा? ग्राफ समझा सबको अच्छी तरह से? पक्का? एक टिप देना चाहूंगा, आप देख सकते हैं एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आपके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो होती है E/2। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऑब्वियसली है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो -a/√2 के बराबर होता है, और यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा a/√2 के बराबर। क्योंकि आप जानते हो कि ये हम नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन लगाया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो ये लगा। ये जानकारी आप जितने जल्दी नॉलेज के फॉर्म में याद करेंगे आपका उतना भला होगा, क्योंकि हो सकता है कि एमएसटी सीटी में आपको बोला जाए कि द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है a/√2 तो काम खत्म हो जाएगा अपना। इज इट डन? पक्का? अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि a/√2 कैसे आया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दोनों के फॉर्मूले हैं ना, है या नहीं आपके पास? काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी है ना आपके पास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ m² a² - इक्वल टू किसके साथ? ½ m² सॉल्व कीजिए फॉर x, ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस और माइनस a/√2 आपको आंसर मिल जाए। ठीक है। वैसे अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके x के दोनों टर्म्स आजू बाजू से ऐड हो जानी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए, यहाँ पे माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, वो चेक कर लीजिए एक बार। फिर जो जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करिए, x के लिए सॉल्व करिए, a/√2 आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? कैन वी मूव फॉरवर्ड? सिंपल था। एनर्जी ऑफ एसएचएम का याद रहेगा? इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस करना। बहुत सिंपल है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। बस अगर आपको ये भी बात याद है कि जो आप वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखें। और काइनेटिक एनर्जी के लिए तो सिर्फ आप वेलोसिटी के फॉर्मूले याद रखें, उनको बस पुट अप करें, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद रखेंगे। और ये केसेस याद रखना है, ग्राफ याद रखना है। मतलब ये बड़ा क्वेश्चन आपके हाजिर हो सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है, टोटल एनर्जी के बारे में बात करना है, प्लस आपको उनका एनर्जी का ग्राफ भी आपको बना के दिखाना है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, छोड़िएगा मत। चलिए अगली जो चीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगली जो चीज है उसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो हम फर्स्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं, बस आज उसके बारे में थोड़ी कोई एक्स्ट्रा बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है जरा उसके बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूं आप लोग के साथ।
ये आपका एक दीवार है जिसके ऊपर इस तरह से एक पेंडुलम को आपने हैंग करके रखा हो, ठीक है। ये आपने पेंडुलम को इस तरह से हैंग करके रखा। सो ये पेंडुलम जो है वो कभी ना कभी यहां दिखता है, कभी ना कभी यहां दिखता है, कभी ना कभी यहां दिखता है, क्योंकि वो एसएचएम कर रहा है। तो इस पेंडुलम के बारे में जरा कुछ बातचीत करते हैं, थोड़ा इस पे अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात, जो पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, उस पेंडुलम की जो लंबाई है वो एल है, ठीक है। जब आपका पेंडुलम यहां से यहां तक ट्रैवल करता है तो वो एक्स नाम का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, थीटा नाम का एंगल बनाता है, रस्सी में टी नाम का टेंशन लग सकता है, नीचे mg नाम का वजन लग सकता है। अगर आप इस चीज को रिजॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि mg को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे आप mg को? mg को आप रिजॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये एंगल बन जाएगा आपका थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। आप जानते हैं कि ये जो पेंडुलम के नीचे एक मास लगा होता है, वो मास, उसको बॉब कहते हैं, बॉब, BOB, बॉब। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉब है तो उसका वजन के हिसाब से वेट आप नीचे की तरफ बना सकते हैं। रस्सी में तनाव लगेगा, दैट इज टेंशन, और आपको पता होना चाहिए कि टेंशन जो होता है वो ऑपोजिट लगता है, बराबर। कहाँ लगता है? अवे द ऑब्जेक्ट लगता है। रस्सी में ही लगाना है बट अवे द ऑब्जेक्ट लगाना है, इसलिए टेंशन का एरो ऐसा लगता है। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कि आप इस mg को दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो जरा इस चीज को और थोड़ा ढंग से देखते हैं। अभिषेक का सवाल है, सर क्या टेंशन को रिजॉल्व किया जा सकता था? किया जा सकता था टेंशन को भी रिजॉल्व, बट अगर आप रिजॉल्विंग का टेक्निक जानते हैं तो रिजॉल्विंग के टाइम पे आपको एक एक्स एक्सिस और आपको एक वाई एक्सिस सोच के रखनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर चीज को आप वाई एक्सिस मान सकते हो, और आप इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे आप एक्स एक्सिस मान सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, टेंशन पहले से वाई एक्सिस में था, आपका mg ना तो x में था ना तो y में था, इसलिए आपने mg को रिजॉल्व किया, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप बैंकिंग ऑफ रोड या ऐसी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तब आप बोलते हैं नहीं, हम इसको x मानेंगे और हम इसको y मानेंगे। सो नाउ यू कैन सी टेंशन इज आउट ऑफ द स्कोप, टेंशन ना तो x में है ना तो y में, फिर आप टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। तो टेंशन को भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि mg sin थीटा, ये जो mg sin थीटा नाम की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज रिस्टोरिंग फोर्स। चेक करके देखिए, कल की नॉलेज जरा लगाइए तो आपको समझ में आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो उस ऑब्जेक्ट को वापस ओरिजिनल की तरफ लेके आती है, ठीक है। तो अगर वापस ओरिजिनल की तरफ लेके आती है तो मुझे तो mg sin थीटा ऐसा दिख रहा है जैसे वो वापस सेंटर की तरफ उसको लेके आ रहा है। तो कैन आई ट्रीट mg sin थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स? यस, आई कैन ट्रीट इट। सो F बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस mg sin थीटा। आप जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स हरदम माइनस में लिखा जाता है। यहाँ पे आप एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन करने की वजह से आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा कैन बी रफली रिटन एज जस्ट थीटा। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mg थीटा। डू रिमेंबर, जो थीटा एंगल होता है वो हरदम आपके मीन पोजीशन की लाइन
और एक्सट्रीम पोजीशन की लाइन के बीच में आपका थीटा होता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा हो जाएगा। थोड़ी ज्योमेट्री लगाइए बचपन की आपकी, बराबर। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला आया -mg थीटा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम अगेन, and if somebody tells you to find out theta from this particular triangle, so theta आप क्या लिख सकते हो? थीटा आप लिख सकते हो x/l। कैसे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कभी आपने बचपन में फॉर्मूला सुना होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क। This is x is the arc and l will be treated as the radius. So it is arc upon radius, x/l, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थीटा दिखाई दिया। इसके बदले मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू -mg x/l। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूलेज का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई आपको सिंपल पेंडुलम पे लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। हो सकता है कि वो आपको थीटा दे के पूछे, हो सकता है वो आपको एक्स और एल दे के पूछे। जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से आप रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकाल सकते हैं। बस सवाल ये उठता है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम आपके पास है, सो ऑब्वियस सी बात है वो सिंपल पेंडुलम जो होगा उसके पास टाइम पीरियड नाम की भी कोई चीज होगी। तो वो आप कैसे लिख सकते हैं? टाइम पीरियड तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं 2π/ω। दिस इज योर टाइम पीरियड। पर क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप जानते हो कि ओमेगा को लिखा जा सकता है √k/m। अगर आप याद करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज k/m, तो सिर्फ ओमेगा होगा √k/m। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। वैसे f इज इक्वल टू -kx भी होता है, मतलब f इज इक्वल टू सिर्फ kx भी लिख सकते हैं। सो k की वैल्यू हम लिख सकते हैं f/x। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ओमेगा की जगह पे मैंने k/m सब्स्टिट्यूट किया, k की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं f/xm। ध्यान से देखिए, k की जगह पे मैंने f/x पुट किया है। फिर मुझे याद आया कि f/m कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन, नीचे x बच जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद है तो f इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, यू कैन सी f/m। तो आप देख सकते हैं बैठे बैठे मैंने आपको कितने सारे फॉर्मूलेज बता दिए टाइम पीरियड के। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। जो क्वेश्चन डिमांड करता है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओ। सो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसको आप किस तरह से रीड करोगे? t इज इक्वल टू 2π/√, इसको कैसे रीड करोगे? a/x को कैसे रीड करोगे आप इसको रीड करोगे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बहुत चर्चे वाला फॉर्मूला है, इसलिए भूलिएगा मत, ठीक है। सो टाइम पीरियड का एक काम करते हैं, अगर हमें कहीं से a/x की वैल्यू मिल जाए तो हम उसको यहां पुट करके क्या पता टाइम पीरियड का नया ही फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हमें अभी अभी पता चला कि जो हमारा फोर्स होता है वो होता है -mg x/l, और हमें बचपन से पता है कि f इज इक्वल टू ma होता है। चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं जैसे हमने कल किया था। तो ma बराबर आएगा -mg x/l, यहां से mm कैंसिल हो जाएगा, a/x की वैल्यू आएगी -g/l। या फिर अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं
तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ g/l। आप देख सकते हैं मैंने a/x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला था कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/a/x। तो क्यों ना a/x की वैल्यू यहाँ पुट की जाए और टाइम पीरियड का एक नया ही फॉर्मूले का निकाला जाए। हाउ मच इज a/x g/l? तो ये होगा 2π√g/l। आप जानते हैं इसको पलटी मार के ऊपर लेके जाया जा सकता है, तो इट विल बी √l/g। हाजिर है आपके पास टाइम पीरियड का एक बहुत ही फेमस यूज होने वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले में आपके पेंडुलम की लेंथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मतलब वो आपको सिर्फ पेंडुलम की लेंथ देंगे और आपको बोलेंगे बताओ उसका टाइम पीरियड क्या है। तो आपको सिर्फ पेंडुलम की लेंथ देख के ही टाइम पीरियड बताने के लिए इन सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्या? 2π/ω की जरूरत है क्या? 2π/k/m की जरूरत है क्या? इसमें किधर लेंथ है? इसमें नहीं है लेंथ। तो ये ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज हो गए, पर इनका भी यूज होगा, इसलिए इनको ना भूलें। पर अगर सिर्फ डायरेक्टली लेंथ दी है और बोला है कि बताओ पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आंसर कितना है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लगे हाथ आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। सो 2π√g/l, पलटी मार दीजिए उसको, काम खत्म। आया ना? चेक कर लीजिए, बताइए। का टाइम पीरियड इज इक्वल टू a/x कैसे आया, वो इसके ऊपर एक नजर घुमा लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए। डन डन डन। कैन आई मूव फॉरवर्ड? टाइम पीरियड इज 2 by √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और a/x का वैल्यू हमने कैसे निकाला, आई होप उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। कल भी हमने ऐसे ही किया था, एक f का वैल्यू निकाला था, उसका दूसरा स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। बस यहाँ हमारा मुद्दा था कि हम a/x का वैल्यू निकालें ताकि उसको पुट करके हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकें। बहुत ही बढ़िया। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आपकी मुलाकात सिंपल पेंडुलम की बजाय सेकेंड्स पेंडुलम से भी हो सकती है? अनदर अ वेरी फेमस पेंडुलम जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या आप जानते हैं सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम होता है अ पेंडुलम, इनफैक्ट अ सिंपल पेंडुलम, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम whose period is 2 seconds। यानी कि अगर किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड होगी तो आप ऐसे पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम का नाम देंगे। अभी अभी आपने टी का फॉर्मूला निकाला था 2π√l/g, तो क्यों ना टी की जगह पे 2 पुट कर दिया जाए। ये हो जाएगा 2π√l/g, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप l को देखेंगे तो l आपको मिलेगा g/π²। अगर आप g की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो लंबाई आएगी, अगर आप उस लंबाई का पेंडुलम बनाएंगे, ठीक है, तो आपको सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने g/π² कैसे निकाला। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा और यहाँ पे √l/g बचेगा। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करके ही रूट को हटा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर π² हो जाएगा,
L by G, so L will come out to be G upon pi square। तो याद रखिए क्वेश्चन में जब डायरेक्टली आपसे ये कहेगा कि अ सेकेंड्स पेंडुलम, तो आप समझ जाना कि ही वांट्स टू टॉक अबाउट यस, एक कांस्टेंट नंबर आएगा ना, मतलब सेकेंड्स पेंडुलम की जो वैल्यू है, सेकेंड्स पेंडुलम की जो वैल्यू है वो उसकी लंबाई उतनी रही। मतलब अगर आपने g बाय पाई स्क्वायर को सॉल्व किया तो g बाय पाई स्क्वायर को आंसर 1 मीटर आएगा आपका, बराबर है। तो 1 मीटर का जो लंबाई होती है, अगर आपने अपने सिंबल पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर की रखी तो वो आपको 2 सेकंड का टाइम पीरियड देगा। इज इट क्लियर? पक्का? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़िया। वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से सुन रहा था कि सर ऑसिलेशन, सर ऑसिलेशन, सर ऑसिलेशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग को ऐसा लगता है कि ऑसिलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर अगर आपने अभी तक से नोटिस किया है तो बहुत ही ज्यादा आसान, सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप कल का लेक्चर चेक करेंगे तो बेसिक बेसिक डेरिवेशंस मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, और आज के लेक्चर में भी इतना कुछ मुझे लगता नहीं है। या फिर आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे इस चैप्टर को लेके तो आपका इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको इस चैप्टर को रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, अगला जो टॉपिक है तो वो है एंगुलर SHM and its differential equation। क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड सुन के कुछ याद आया? क्या आपको पता चला कि कल भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला था? याद आया? यस। पर क्या वो एंगुलर एसएचएम के लिए निकाला था? आप जानते हैं एंगुलर एसएचएम क्या होता है? एंगुलर एसएचएम होता है कि आपकी कोई चीज ऐसे गोल घूमती है फिर ऐसे गोल घूमती है। एसएचएम क्या होता है? एसएचएम होता है आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाता है, टू एंड फ्रो ऑन अ लाइन लाइक दिस, है ना। पर अगर कोई चीज एक बार क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे फिर वापस क्लॉकवाइज घूमे, अगर कोई चीज ऐसी करती है बार बार, तो आप उसको एंगुलर एसएचएम कहेंगे। फर्क समझ में आ रहा है आपको? नॉर्मल एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में फर्क क्या है? एंगुलर वर्ड आपको यह बताता है कि कोई गोल घूमने वाली चीज है, राइट? अब इसका कोई एग्जाम्पल हम सोच नहीं सकते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे कोई ऐसा झूला होता है क्या जो एक बार ऐसे घूमता है फिर ऐसे घूमता है? ऐसी कोई राइड होती है क्या जिसमें आपको एक तरह का एंगुलर का झटका लगता है? होती है क्या? बोट की कोई राइड होती होगी जिसमें एक बार आप क्लॉकवाइज में घूमते हैं फिर आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तब आप कैसे घूम रहे हैं क्लास? आप एंगुलर में घूम रहे हैं। एंगुलर में घूमने का मतलब आप एट एन एंगल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, इसलिए आपने उसको क्या नाम दिया? एंगुलर एसएचएम। और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है। पर उसके पहले मैं रिकलेक्ट करना चाहूंगा कि कल जब मैंने सादी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी तो क्या वो मुझे याद है? सादी वाली एकदम, उसका इक्वेशन क्या था? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी सादी वाली। आज हम एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन और एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो हम एंगुलर में क्या बात कर सकते हैं, जरा उसको ध्यान से समझिए। हम यहां पे ये कहेंगे कि जो टॉर्क होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। आप अपना कल का लेक्चर याद कीजिए। कल आपने बोला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बराबर है।
पर आज आप एंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जगह पे टाउ आ जाएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा आप रोटेशनल मोशन चैप्टर याद करें। फिर आपने यहां से F इज इक्वल टू डाला था माइनस के एक्स डाला था। ये जो k था ये कांस्टेंट था, तो क्या यहां पे भी हम एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां का कांस्टेंट क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये जो c आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे वहां पे k आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, मतलब डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ना। तो टाउ की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ऐसा टाउ की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर, मेरी नॉलेज मुझे कहती है कि टाउ की जगह पे अपन आई अल्फा पुट कर सकते हैं माइनस सी थीटा, ऐसे कैसे? रोटेशनल मोशन याद कीजिए, टाउ कैन बी रिटन एज आई अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कल मैंने आपको सिखाया था नॉर्मल एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So angular acceleration will be double derivative of angular displacement. So tau is equal to I alpha लिखा, तो अल्फा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? अल्फा की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो, I d स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। इस माइनस सी थीटा को इस साइड ले लो, प्लस सी थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। चेक कर लीजिए, एकदम सिंपल। बस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जिसमें आई क्या है आप बता सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज आई? कुछ याद है? क्या होता है आई? अरे 20 दिन के बाद एग्जाम है हमारे, आई क्या होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट अभिषेक, सपना। इट्स मोमेंट ऑफ, गायत्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्नेहा, तनिष्का, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक छोटा सा तड़का मैं आप लोग के लिए यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर आप पिछला फॉर्मूला याद करेंगे टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमारे एंगुलर एसएचएम के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप? सोच के देखो, सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज हियर? हियर इट वाज पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, यहां पे एंगुलर है। मतलब आप बात को समझ चुके होंगे कि सब कुछ सेम है, बस एक्स की जगह पे थीटा है, फोर्स की जगह पे टाउ है। बस इतनी सी चीज आपने अपने दिमाग में फिट करनी है। इज इट क्लियर? डन? पक्का? ग्रेट। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सच में यूज करने की कोशिश करूं, तो मैं एक मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करना चाहता हूं। यानी कि क्या? यानी कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैं एक मैग्नेट को रख दूं और वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो मैं इससे कुछ अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला था कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में बात कर सकते हैं, तो अगर मैं एक मैग्नेट को एक बार मैग्नेट कंसीडर करता हूं,
इफ आई यूज अ मैग्नेट विच इज अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का मतलब वहां पे आपका जो रॉड है उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। डायग्राम आपके सामने है तो यू कैन इजीली सी, एक बी नाम की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपको एक बार मैग्नेट नजर आ रहा होगा। सी दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है। सो आप बार मैग्नेट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को भी इजीली देख सकते हो। बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा जो कि ये होगा, और बार मैग्नेट के साउथ पोल पे एक फोर्स लगेगा जो कि ये होगा। तो अगर हम यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे टर्म्स में? इट इज एम बी साइन थीटा। यू हैव स्टडीड दिस, वेयर एम is called as magnetic moment, B is your magnetic induction, and theta is your angle between B and 2L, यानी कि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा को अज्यूम कर सकते हैं थीटा, जैसे हमने इसके पहले भी किया हुआ है। तो आपके टाउ का फॉर्मूला बच जाएगा सिर्फ एम बी थीटा। एक बार आपके पास टाउ आ गया तो आप आगे का कार्यक्रम कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस एम बी साइन थीटा लिखिए, माइनस साइन आप क्यों पुट करते हैं आप जानते हैं। तो टाउ का सादा फॉर्मूला आई अल्फा भी हो सकता है। लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन 1, लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो आई अल्फा विल बी माइनस एम बी थीटा, अल्फा निकाल लीजिए यहां से, माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। एक बार आपको अल्फा मिल गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय थीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा, भूलिए मत। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ए बाय एक्स था, पर ए बाय एक्स वॉज द फॉर्मूला फॉर लीनियर। आप अभी बात कर रहे हैं घूमी घूमी करने का, तो घूमी घूमी करते वक्त आप ए की जगह पे अल्फा लिखेंगे और एक्स की जगह पे थीटा लिखेंगे। क्या आपके पास अल्फा का फॉर्मूला है? अगर आप इसको नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते हैं तो आपके पास बचेगा 2 पाई अंडर रूट। जब आप अल्फा यहाँ पुट करेंगे तो नीचे का थीटा और ये थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा एम बी बाय आई, विच यू कैन रिटर्न एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का है किसी भी मैग्नेट का। प्लीज डोंट फॉरगेट, इसमें जो m है वो मास नहीं है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसमें जो I है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब कोई बंदा आपको बोलेगा कि एक मैग्नेट घूमी घूमी कर रहा है, एक मैग्नेट एसएचएम कर रहा है, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहला तो सवाल आपने उसको ये पूछना है कि मैग्नेट कैसा दिख रहा है, ठीक है। प्रीति हमने इग्नोर कर दिया माइनस साइन, यू हैवंट सब्स्टिट्यूट माइनस साइन बिकॉज टाइम पीरियड नेगेटिव में नहीं हो सकता ना। माइनस साइन तो यही बताता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप उसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर सकते हो पुट करते समय, ठीक है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर?
चेक कर लीजिए। आपका डन, नो डाउट्स। सो इसी के साथ ये चैप्टर का समाप्ति होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले ऑसिलेशन 1.1, ऑसिलेशन 1.2 दोनों आप देखें, एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखें, और फिर ही अगले लेक्चर के न्यूमेरिकल्स के लिए आप हाजिर हों। डायरेक्ट मुंह उठा के आओगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको न्यूमेरिकल्स समझेंगे। और न्यूमेरिकल्स के टाइम पे मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग सर पटक रहे होते हैं, क्योंकि आप रिवाइज करके नहीं आते। मैं अभी भी न्यूमेरिकल्स कर सकता हूँ, आई स्टिल हैव, मैं और आधा घंटा पढ़ा के न्यूमेरिकल्स खत्म कर सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि आप पहले पढ़ो ना। 1.1 है, 1.2 है, 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स है खाली, है ना। बस एक पेज लेके रखते रहो, डेरिवेशन देखो कैसे कैसे स्टेप्स है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिखो, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और तैयारी के साथ कल के लेक्चर में आना। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है क्लास। चल बाय। विजय अपन करते हैं बात है, थोड़ा मेरे को होने दो ठीक ठाक, ठीक है, करते हैं अपन बात विजय, ठीक है। आई होप यू वांट टू डिस्कस समथिंग लाइक, मतलब पता नहीं आप क्या डिस्कस करना चाहते हो, बट आई होप दैट समथिंग सीरियस ओनली, है कि नहीं, कि कैसे आप आगे क्या करेंगे या अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। तो थोड़ा मुझे ठीक होने दीजिए, ठीक है। कल रात में आपका 3 बजे शायद मैसेज आया था, मैं जगा ही हुआ था, क्योंकि मैं कल रात भर बुखार में ही था, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे तो मुझे नींद लगी, पर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया शायद, ठीक है। चलिए बाय, क्लास मिलते हैं, ठीक है। और किसी को इश्यूज रहेंगे तो ज़रूर बात कीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम बाकी है। और जैसे कि मैंने आपसे ये बात कही थी कि पोर्शन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे पता था कि पोर्शन कब और कैसे कितना ख़त्म होगा, ठीक है। आई न्यू दैट वेरी वेरी वेल। तो जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स थे, जो भी ऐसे चैप्टर्स थे जिनको टाइम लगता है पढ़ाने के लिए, वो अपन ने पहले कर लिया था, जैसे एसी हो गया, ईएमआई हो गया। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए आपको शादी अटेंड करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो वैसे चैप्टर्स अपन लोग ने कर लिए, ठीक है। अभी जो चैप्टर्स हैं दे आर नॉट मोस्टली कंसेप्चुअल, दे आर जस्ट लाइक थियोरेटिकल पार्ट एंड थोड़ा बहुत डेरिवेशन, ठीक है। सो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स खत्म करके सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वेव ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड नॉट द इजी चैप्टर, इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, फिर वो आखिर में हम लोग डन करेंगे। सो क्लास, अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाएं, सो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम आजकल मिल लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग और 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, अगर थोड़ी तबीयत तबीयत ठीक ठाक रह जाए, तो मैक्सिमम और 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज है 5 तारीख, सो 15 तारीख तक क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग थोड़ा साथ देते हैं तो क्या हम उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेशन रख सकते हैं, लाइक हम थोड़ा मिलते हैं, आप मेरे साथ बैठ के थोड़ा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना। थोड़ा एक और डाउट सेशन रख लेते हैं, और डाउट तभी आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे, है ना। तो बिना पढ़ाई के डाउट कहाँ से आएंगे आपको। तो न्यूमेरिकल सेशंस रखते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा डाउट सेशंस रखते हैं। तो फिर ये सब चीज़ों के लिए आपको खुद को पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो का कुछ हुआ नहीं, पर एंट्रेंस के लिए चल रहा है अभी जुगाड़। आई एम सीइंग समबडी हु कैन, बोर्ड्स के लिए ना सही, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार 20 दिन में क्या पढ़ाए है ना, 20 दिन में कितना पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मतलब। तो फिर मैं उनको एंट्रेंस के लिए मना रहा हूँ, लेट्स सी, ठीक है ना। एंट्रेंस के लिए तो अपने को चाहिए किसी भी कीमत पे, एंट्रेंस के लिए अपने को पीसीएमबी तो मांगता ही है,
जो लोग पीसीबी हैं या जो लोग पीसीएम हैं, ठीक है ना, ठीक है, प्लीज डोंट आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू मी। मैं बोलता हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए लास्ट के 5 साल के, बोर्ड के पेपर कर लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 डेज में सब कुछ हो जाएगा, 20 दिन में आप दुनिया इधर की उधर कर सकते हो। बैठो बस लगातार। तुम लोग मेरे आसपास रहते तो मैं तुम लोग को रात रात भर जगाता बिठा के। आई यूज टू हम लोग एक बहुत बड़ा ऐसा हॉल ही बुक कर लेते थे। मैं जब किसी ऐसी जगह पे जाता था ना, मतलब जैसे कोई विलेज में जाके मैं पढ़ाता था, तो ऐसी जगह पे हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते थे, किसी का मंगल कार्यालय विरलय होता था, तो वो मंगल कार्यालय में रात में थोड़ी कुछ शादी वादी होती है, तो वो मंगल कार्यालय वाले को बोलते थे कि भाई हमको दे दो। तो फिर वी यूज टू यूज दैट मंगल कार्यालय, जिसमें अपन ऐसा होते हैं ना मंगल कार्यालय के, गादी वादी तो होती है, तो वी यूज टू स्टडी। और कैसा है, कोई आपके साथ बैठता है तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा आपको, है ना। तो ऐसा तो अभी नहीं कर सकते ना, कर क्या सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग दिशा में रहते हैं। सो अभी हम ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, तो ऑनलाइन मेरे साथ बैठ के न्यूमेरिकल्स करो। बट अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ बैठ के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस मैं उतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं, उतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय।